हेलो बच्चों, कैसे बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, इस एकलव्य 2.0 की सीरीज में आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये जो टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए ये स्कोरिंग टॉपिक भी हम बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज एक ही लेक्चर में हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सो बने रहो लास्ट तक, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो यार, इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचे, एकदा आपण थोडक्यात बघून घेऊया की कुठले कुठले सब टॉपिक्स आपल्याला या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचे। सर्वात पहिले आहे स्टेटमेंट्स, त्याचे ट्रूथ व्हॅल्यू, देन लॉजिकल कनेक्टिव्स आहेत, कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट पॅटर्न आहे, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आहे, म्हणजे दोन स्टेटमेंट इक्विव्हॅलंट कधी असतात हे सर्व आपल्याला बघायचे। त्यानंतर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन अँड कॉन्टिन्जन्सी, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। देन क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट अँड ड्वेल्स काय असतं, निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह। तो असे भरपूर सारे सब टॉपिक्स आपल्याला या टॉपिक मध्ये स्टडी करायचे आहेत। हे रिपीट झाले। ऍप्लिकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट आहे तो है ऍप्लिकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। स्विचिंग सर्किट मध्ये आपण या टॉपिकला कसं अप्लाय करू शकतो हे आपल्याला या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचे, राइट। सो आर यू ऑल रेडी? चलो स्टार्ट करें फिर। यस, स्टार्ट करते हैं। तो सुरुवात करूया आपण सर्वात पहिले स्टेटमेंट पासून। बघा, थोडंसं इंग्लिशचं ग्रामर मी इथे तुम्हाला रिवाइज करून दाखवतो। जस्ट म्हणजे पूर्ण ग्रामर नाही यार, आपल्याला इंग्लिश थोडी शिकायचं इथे। इंग्लिशच्या ग्रामरमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये आपल्याला माहिती आहे सेंटेन्सेसचे किती टाईप असतात, 4 टाईप असतात। आठवते तुम्हाला? येस, जर आठवत नसेल तर थोडंसं मी आठवण करून देतो। इथे सेंटेन्सेसचे 4 टाईप्स असतात बेटा। त्यामध्ये बघा, सर्वात पहिले असते सेंटेन्स। लिहितो मी तर सेंटेन्स 4 टाइप्स। तुम्हाला जर आठवत असेल तर फटाफट चैट बॉक्स में सांगायचे सेंटेंस के 4 टाइप्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आएगा सेंटेंस का टाइप जो कि होता है डिक्लेरेटिव, ठीक है, जो कि होता है एक्चुअली असर्टिव बोलेंगे आप, ठीक है। असर्टिव एक होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंपेरेटिव, तीसरा होता है यहाँ पे असर्टिव, इंपेरेटिव हो गया। देन उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी, और चौथा होता है इंटरोगेटिव, राइट। इंटेरोगेटिव हे झाले 4 टाइप सेंटेन्सचे, ठीक आहे। बघा, आता असर्टिव्ह म्हणजे त्यालाच आपण म्हणतो डिक्लेरेटिव्ह। असर्टिव्हलाच आपण काय म्हणतो, डिक्लेरेटिव्ह म्हणतो। आणि यामध्ये ऍक्च्युली आपण जे काही विचारतोय ना त्याचा आन्सर आपल्याला ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये मिळतं। जसं की फॉर एग्जांपल मी तुम्हाला म्हटलं की 2 इज अ प्राइम नंबर, मग तुम्ही काय म्हणणार, ट्रू है ना, कारण 2 प्राइम नंबर है ना। अब मान लो मैंने ऐसा बोला आपको कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ नेचुरल नंबर, है ना, तो आपके साइड से आंसर क्या आएगा, फॉल्स, है ना, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में मिले उन्हें हम क्या बोलते हैं, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहां पे आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, है ना। अब इंपेरेटिव में क्या आता है, इंपेरेटिव में आता है कमांड, है ना, कमांड, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, और हमारा कोई छोटी बहन है, भाई है, उसको हम बोल रहे हैं कि यार प्लीज 1 गिलास पानी देना, है ना, सो प्लीज गेट मी सम वाटर, ऐसा बोलेंगे। तो यार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर ऐसा बोलेंगे दरवाजा बंद कर दे, है ना, क्लोज द डोर, ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर जो होता है ये आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। बट यार इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, क्लोज द डोर, अब उसका आंसर वो सामने वाला क्या ट्रू वो देगा या फिर फॉल्स देगा, नहीं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस का आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आ सकता। अगर उसका मूड होगा तो वो दरवाजा बंद करेगा, नहीं है तो फिर नहीं करेगा। आपके अगर उसके साथ झगड़े हुए तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, फिर तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। ऐसा बहुत बार होता है अपने घर में, है ना, छोटा भाई और अपने झगड़े बहुत बार होते हैं, है ना, सिस्टर के साथ भी होते हैं। तो अगर उसका मूड अच्छा है तो वो तुम्हारा सुनेगा, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं सुनेगा। बट वो ट्रू फॉल्स में आंसर तो नहीं देगा यार, है ना, अलग ही कुछ बोलेगा, जहां मैंने लगा था, है ना, बट ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा। तो हमें इस टॉपिक में ऐसे सेंटेंसेस स्टडी करने हैं जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स में आता हो, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है।
तो ये हमें नहीं चलेगा फिर यहाँ पे इस टॉपिक में, इसका कुछ काम नहीं है। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी कॉलेज में हम नए नए गए हैं, है ना, तो वहां पे नज़ारा कुछ अलग ही होता है ना, ग्रीनरी कॉलेज की, तो हम ऐसा एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, बराबर है। तो ये एक्सक्लेमेटरी है, तो उसका भी आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आ सकता ना यार, उसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये भी नहीं चाहिए। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, या फिर और कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव, तो इनका भी आंसर जो है बेटा वो ट्रू फॉल्स में नहीं आ सकता। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, वो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, बट ट्रू फॉल्स में नहीं बोल सकता ना वो, राइट। तो यार यहां पे हमने ये देखा कि इंग्लिश के जो हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ असर्टिव ऐसा है जो हमारे काम का है इस टॉपिक के लिए, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है ना। तो यहां पे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि ये 3 टाइप के अगर सेंटेंसेस हमें दिखते हैं तो वो हमारे स्टेटमेंट नहीं है ना। हम इस टॉपिक में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो स्टेटमेंट है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आना चाहिए, दोनों भी नहीं चलेगा, ट्रू या फिर फॉल्स आना चाहिए। और यहां पे तो ट्रू फॉल्स नहीं आता है, तो क्या ये हमारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आता है, और ये स्टेटमेंट होगा। तो आया बेटा समझ में, स्टेटमेंट क्या होगा मैथमेटिक्स में, ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आते हैं हमारे बुकिश डेफिनेशन पे, है ना। बुक में हमारे डेफिनेशन क्या गिवन है, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस, मैंने भी तो यही बोला था यार, है ना। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। वो या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों भी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। और स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स PQRS, राइट, ऐसे स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं कि 5 इज अ नेचुरल नंबर, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिखा, 5 इज नेचुरल नंबर। बताओ ये स्टेटमेंट है क्या, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे हाँ सर स्टेटमेंट तो है ना, क्योंकि इसका आंसर क्या है, आपको बस इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। 5 इज अ नॅचरल नंबर, इज 5 अ नॅचरल नंबर, येस 5 हा नॅचरल नंबरच आहे, त्यामुळे याचा आन्सर ट्रू मध्ये येतं आणि म्हणून हे स्टेटमेंट आहे, कारण याचा आन्सर काय येतं, ट्रू येतं, बरोबर। आता मी समजा तुम्हाला सेकंड स्टेटमेंट असं दिलं, सेकंड सेंटेन्स असं दिलं कि मुंबई इज इन जापान मुंबई इज इन जापान, मुंबई जापान में क्या, अरे नहीं ना, वो तो इंडिया में आती है, तो क्या ये स्टेटमेंट है, आप बोलेंगे नहीं, फिर वही गलती यार, स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स दोनों भी केस में होता है, भले वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब यहाँ पे फॉल्स है बट ये स्टेटमेंट तो है ना, क्योंकि मुंबई जापान में नहीं है, मुंबई इंडिया में, हमें पता है, बराबर। ये फॉल्स आ रहा है बट फिर भी स्टेटमेंट तो है ना, स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट होने के लिए सेंटेंस का ट्रू या फिर फॉल्स होना जरूरी है। ट्रू और फॉल्स दोनों भी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रू भी चलेगा फॉल्स भी चलेगा। अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं, देखो जैसे कि इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर। अब बताओ इट इज रेड इन कलर, अब इट मतलब क्या है मैंने आपको बताया ही नहीं, इट मतलब क्या है, मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया आपको जो कि ब्लैक है और मैं बोल रहा हूं इट इज रेड इन कलर ये तो फॉल्स हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने सच में आपको रेड दिखाया और बोल रहा हूं कि इट इज रेड इन कलर, तो इस केस में ट्रू भी हो सकता है ना। मतलब वो इट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। इट क्या है वो क्लियरली यहां पे मेंशन ही नहीं किया है, तो इसका आंसर ट्रू भी आ सकता है या फिर फॉल्स भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये हम स्टेटमेंट इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका फिक्स ऐसा ट्रू या फिर फॉल्स आंसर नहीं आ रहा है, इसके आंसर्स दोनों भी पॉसिबल है, राइट।
तो ये हमारा स्टेटमेंट तो नहीं है, ये हमारा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट तो नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर, इसे हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मतलब क्या, ओपन सेंटेंस मतलब यार इसमें ना इट की जगह पे कौन है हमें नहीं पता है ना। इट जो है वो अगर सच में रेड ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रू है, और रेड के अलावा कुछ भी होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इट के जगह पे क्या आएगा हमें नहीं पता, इसलिए ओपन सेंटेंस है ना, इट के जगह पे कुछ भी आ सकता है, ये ओपन सेंटेंस है और इसलिए इसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, त्याला आपण स्टेटमेंट नाही म्हणणार, येते लक्षात, हे स्टेटमेंट नाही। अच्छा, आणखी एक एक्झाम्पल देतो बघा। फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला असं म्हटलं x+3 = 5, सांगा बरं स्टेटमेंट आहे का। आता इथे पण प्रॉब्लेम काय येणार माहिती का, अब यहां पे x के जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये ट्रू है ना, और अगर मैं यहां पे x के जगह पे 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट करूं, जैसे 1 पुट करो तो 1 + 3, क्या ये ट्रू है, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब 2 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं यहां पे तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, फिर आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब ये भी यहां पे x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर 2 पुट करेंगे तो ट्रू आएगा, अगर 2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो फॉल्स आएगा। इट मींस इट विल गिव अस 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, बट दोनों हमें नहीं चलता है, एक ही चाहिए। तो यहां पे इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी है ओपन सेंटेंस। आया समझ में, ये भी क्या है बेटा, ओपन सेंटेंस है। तो अब आते बेटा कंक्लुजन पे। आता कंक्लुजन आपण काय करणार मग इथून, हे जे ओपन सेंटेन्सेस असतात ना हे स्टेटमेंट नसतात है ना, हे जे ओपन सेंटेन्सेस असतात हे स्टेटमेंट नसतात, ठीक है। बघा, एक ओपन सेंटेंस, एक की ओपन सेंटेंस, दूसरा पॉइंट है यहां पे इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, देन इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, ये दोनों भी स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है, ये दोनों भी स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। तो इनको मैं ऐसा कुछ करूं है ना, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। अगर ओपन सेंटेंस है या फिर इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट के अंडर नहीं आते, ठीक है। स्टेटमेंट के अंडर सिर्फ वही सेंटेंसेस आते हैं जिसका आंसर या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, बट दोनों एट ए टाइम नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता बेटा ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, या तो उसका आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, बराबर है। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, जैसे भी देखो इच स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, बराबर है सर। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल टी, है ना। तो ट्रूथ वैल्यूज को हम ट्रू अगर होगा तो उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ हम लिखेंगे। तो ट्रू के लिए हम लिखेंगे बेटा यहां पे कैपिटल टी, और फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ। अब यहां पे स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करना है ना, क्योंकि स्मॉल लेटर्स कुछ दूसरी चीज के लिए यूज किए जाते हैं इस टॉपिक में। तो आपको ट्रू के लिए कैपिटल टी ही यूज करना है और फॉल्स के लिए कैपिटल फॉल्स का ही यूज करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर समझ में आ रहा है ना। चला पुढे जाऊया। आता बघा काही क्वेश्चन्स आपण एक्सरसाइजचे बघूया, एकदम सोपे सोपे क्वेश्चन्स आहेत। आतापर्यंत आपण जे स्टडी केला आहे त्या बेसिसवर आपण काही क्वेश्चन सॉल्व करून बघूया की जमतात का आपल्याला। बघा पहिला क्वेश्चन काय, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाय इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। खाली आपल्याला काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, त्यापैकी कुठला स्टेटमेंट आहे हे सांगायचे। जस्टिफाय म्हणजे काहीतरी त्याला रिझन लिहायचे, जर नसेल तर का नाहीये, आणि जर असेल तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय हे आपल्याला सांगायचे, बरोबर। बघा आता पहिलं काय,
5 + 4 = 13. स्टेटमेंट आहे का? पटकन सांगायचं. स्टेटमेंट आहे? नाही ना सर, 5 + 4 तर 9 येतं, इथं 13 दिलं. पुन्हा एकदा तीच चूक. बेटा ते फॉल्स आहे की ट्रू आहे हे नाही बघायचं आपल्याला. म्हणजे ते फॉल्स असो किंवा ट्रू असो, त्याच्याशी त्याचा काही फरक पडणार नाही आपल्याला. ट्रू पण चालेल, फॉल्स पण चालेल, ते स्टेटमेंट असतं. उलट ते ट्रू आणि फॉल्स असलं तर चालेल, एक पाहिजे कुठलं तरी, है ना. तर 5 + 4 = 13 हे तर फॉल्स आहे, आणि जर ये फॉल्स असेल तो ये स्टेटमेंट है, बराबर. तो यहां पे हम लिखेंगे कि इट इज स्टेटमेंट, है ना, इट इज स्टेटमेंट. आंसर कसं लिहायचं बघायचं. इट इज स्टेटमेंट and its truth value, it is statement and its truth value is capital F. लक्षात, its truth value is capital F because 5 + 4 is not 13, it is equals to 9. ये तो बच्चा जानता है ना, बट यहां पे उन्होंने 13 बोला है तो वो गलत है, बट ये स्टेटमेंट है, राइट. क्लोज द डोर. चलो सेकंड वाला इधर है. x - 3 = 14. अब तो बहुत आसान है सर. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना. अभी आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं यहां पे कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस. मैंने अब जहां पे मैं क्रॉस करूंगा तो समझ जाना वहां पे आपको क्या लिखना है. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. जहां पे मैं टिक करूंगा वहां पे लिखेंगे आप इट इज अ स्टेटमेंट. तो यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस. लिख सकते हैं. चलो, क्लोज द डोर. इट इज नॉट द स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंपेरेटिव. क्लोज द डोर क्या होता है बेटा? ये इंपेरेटिव है क्योंकि हम किसी को ऑर्डर दे रहे. 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम उसको 0 + i0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी नंबर को हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है. वैसे भी अगर फॉल्स भी होता तो भी स्टेटमेंट है, ठीक है. बट ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसकी आपको ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है ना, तो ये क्या है? ट्रू है ना. ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, राइट. देन प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. ये तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, है ना. ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता. तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस आहे. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. अगर नहीं भी होते तो भी ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि ट्रू या फिर फॉल्स दोनों चलेगा. बट यहां पे ये स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमें पता है. देन x² = x. यार x² = x है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 के लिए हो सकता है. x की वैल्यू नहीं, वो भी नहीं होगा, है ना. x² = x नहीं होगा. 0 के लिए हो जाएगा, बराबर है. 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा. बट हमें ये थोड़ी बोला है कि x की वैल्यू 0 है. यहां पे x की वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं है. अगर 0 पुट करेंगे तो ट्रू होगा. 0 के अलावा बाकी सब वैल्यूज के लिए फॉल्स होने वाला है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा. और इसे हम क्या बोलेंगे? याला आपण काय म्हणणार मग? याला आपण म्हणणार ओपन सेंटेंस, ठीक है. नेक्स्ट, अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅनॉट हॅव मोर दॅन 2 रूट्स. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे अशा टाइपचं इक्वेशन असतं ax² + bx + c = 0. त्याची हायेस्ट पॉवर बघा किती आहे? 2 आहे. म्हणजे डिग्री किती आहे? 2 आहे. तर जेवढी डिग्री असते ना तेवढेच जास्तीत जास्त रूट असू शकतात कुठल्याही इक्वेशनचे. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे मोर दॅन 2 रूट्स असू शकत नाही. येस, स्टेटमेंट आहे आणि ट्रू पण आहे, ट्रू पण आहे, राइट. देन डू यू लाइक मैथमेटिक्स? ये तो क्वेश्चन मार्क है यार, ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता. मतलब यहां पे हम लिखेंगे इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये कैसा होगा? इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता. तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे बेटा वो सब समझ में आ गए कि स्टेटमेंट हम किसे बोलेंगे, अगर नहीं है स्टेटमेंट उसका रीजन क्या लिखेंगे, अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे. ये सब कुछ आपको इस स्लाइड में समझ में आ गया है. हाँ या ना जल्दी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इनके. सेम क्वेश्चन है ना, उसके आगे के क्वेश्चन से. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो? सूर्य पूर्वेकडून उगतो आणि पश्चिमेला मावळतो. सो सन सेट्स इन द वेस्ट तो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? कैपिटल T है.
ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर होल नंबर होते क्या? नहीं, सारे के सारे थोड़ी ना होते हैं, ये फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट तो है ना, यस ये स्टेटमेंट है। ओके, कैन यू स्पीक इन मराठी, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव है, यहां पे क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट में नहीं आते। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7, हाँ अगर ये नहीं दिया होता तो ये ओपन सेंटेंस होता, बट यहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि x की वैल्यू आप 7 ले लो, तो x की वैल्यू अगर हम 7 लेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू। आप क्या करेंगे, x के जगह पे 7 पुट करके देखो, देखो x के जगह पे मैं 7 पुट करता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो अभी 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू 7 42 माइनस 7 है ना। अब देखो 49 माइनस 42 7, 7 माइनस 7 क्या आएगा 0, तो बराबर आ रहा है ना, यस तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। युनिटी मीन्स यहां पे 1 होता है बेटा, है ना, युनिटी म्हणजे आपली युनिटी नाही, है ना, क्लास सुटला का युनिटी करायची आणि मस्त एखाद्याला ते वाला नहीं, ठीक है। सो यूनिटी मतलब यहाँ पे मैथ्स की भाषा में यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 11th स्टँडर्ड में हमने स्टडी किया था बेटा की यूनिटी म्हणजे 1 आणि 1 चे क्यूब रूट काय काय असतात, 1 चे क्यूब रूट असतात 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर आणि या सगळ्यांचं सम काय येतं मग 0 येतं, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो है और ये ट्रू भी है। इट रेन्स हेवीली, बहुत जोर की बारिश चल रही है, अब हमें क्या पता कि सच में वहां पे बारिश चल रही है नहीं चल रही, कहाँ की बात हो रही है ना, कौन से सिटी की बात हो रही है, कौन से प्लेस की बात हो रही है, हमें नहीं पता, तो इट रेन्स हेवीली वाला जो है ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर एक्चुअल में बारिश हो रही होगी तो ये ट्रू है, नहीं हो रही है तो फॉल्स है। तो इट रेन्स हेवीली कहां पे नहीं पता, तो यार ये ओपन सेंटेंस हो गया ना, है ना, ये ओपन सेंटेंस हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेन्स। काय म्हणायचं त्याला, ओपन सेंटेन्स म्हणायचे। तर आतापर्यंत आपल्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला स्टेटमेंट कशाला म्हणायचे आणि कशाला स्टेटमेंट नाही म्हणायचं। जर स्टेटमेंट नसेल तर ते कोणत्या टाईपचे सेंटेन्स आहे ते लिहा, स्टेटमेंट असेल तर त्याची व्हॅल्यू ट्रू आहे की फॉल्स आहे ते लिहायचे। क्लियर सर्वांना, चलो आगे बढ़ते हैं। आता बघा, आता याच्या पुढचा कंसेप्ट काय है, लॉजिकल कनेक्टिव, है ना यार, कनेक्टिव्स का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है हर किसी के लाइफ में, है ना, कनेक्टिव्स होने चाहिए, दो चीजों को कनेक्ट करने वाले जो होते हैं उनको हम कनेक्टिव बोलते हैं, बराबर है। तो यार मैथमेटिक्स में इस टॉपिक में हमारे दो सेंटेंसेस होंगे या फिर दो अलग अलग कुछ टर्म्स होंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस का यूज किया जाता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस का यूज किया जाता है और उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे भी देखो, द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स इस टॉपिक में, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक का नाम ही है, तो यहां पे हम उन्हें क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे, है ना। सो वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड नॉट, है ना। तो ये 5 टाइप के कनेक्टिव्स इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले बेटा, ठीक है, 5 टाइप के कनेक्टिव्स हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, है ना। तो कनेक्टिव्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तो वो एक बार देखते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे देखो भी, अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर, विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर। अब एकदम छोटा स्टेटमेंट है यार, उसको हम फिर से ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सिंपल स्टेटमेंट है ना। ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम फर्दर ब्रेक कर ही नहीं सकते वो हो जाएगा सिंपल स्टेटमेंट, राइट। तो देखो यहाँ पे, अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट। If a statement is the combination of 2 or more simple statement, then it is called a compound statement. अगर वो कॉम्बिनेशन है किसी 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का, अगर कॉम्बिनेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, राइट। अब इसके एग्जांपल्स देखो, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे देखो, 3 is a prime
एंड 4 इज एन इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे 3 इज अ प्राइम तक एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, 4 इज एन इवन नंबर, ये वाला एक आपको सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है, राइट। और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, इन दोनों को जोड़ रहा है एंड, बराबर। इनको मैं ब्रेक कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं, फिर भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स मुझे मिलेंगे। कैसे, देखो 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इनको कनेक्ट किया है एंड ने, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया जो कि है 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर, राइट। बट उनको मैं सेपरेट कर सकता हूं, ये होता है बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब और एक आपको सेंटेंस स्टेटमेंट यहां पे देखेगा, पर्शा एंड आर्ची आर फ्रेंड्स, ठीक है, पर्शा एंड आर्ची आर फ्रेंड्स। तो यार यहां पे ना मैं इन स्टेटमेंट्स को अलग कर ही नहीं सकता, और वैसे भी पर्शा और आर्ची को अलग करना इतना आसान नहीं है ना वो तो मूवी की बात है। बट यहां पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसको मैं अलग करने जाऊंगा ना तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। कैसे, देखो पर्शा, मुझे अगर एंड हटाना है और स्टेटमेंट को अलग अलग करना है तो क्या होगा, पर्शा आर फ्रेंड, आर्ची आर फ्रेंड, ये क्या हो गया यार इसमें तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे इसको किया था मैंने, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, बट यहां पे अलग नहीं कर सकता मैं, यहां पे अलग नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि हर एंड कनेक्टिव का काम नहीं करता, बराबर है। कहीं पे भी अगर एंड दिखा तो सर ये कनेक्टिव है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो आपको एक चीज वहां पे ये भी नोटिस करनी है कि क्या हम वहां से स्टेटमेंट को अलग कर सकते हैं, तो ही वो एंड कनेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पे जो एंड है बेटा, यहां पे जो एंड है ये कनेक्टिव का काम नहीं कर रहा, ये सिंपल दो नाम को जोड़ रहा है। दो नाम को अगर जोड़ने वाला एंड होता है तो वो कनेक्टिव नहीं होता है। आया समझ में, ये कनेक्टिव है बट ये वाला कनेक्टिव नहीं है क्योंकि दो नाम को जोड़ रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब देखो 5 कनेक्टिव में सबसे पहला कनेक्टिव जो कि एंड वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे कंजंक्शन। अगर कोई दो सिंपल स्टेटमेंट एंड वर्ड से जोड़े जाते हैं, एंड वर्ड नहीं जोडलेले असतात त्याला आपण म्हणतो कंजंक्शन, ठीक आहे। बघा कंजंक्शन म्हणजे काय, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। म्हणजे यामध्ये वर्ड कुठला असतो, एंड असतो। दोन सिंपल स्टेटमेंटला आपण जोडतोय एंड वर्डचा यूज करून, त्याला आपण काय म्हणतो, कंजंक्शन म्हणतो, राइट। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P and Q म्हणजे यालाच आपण वर्बली असं म्हणू शकतो, P and Q इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। यालाच आपण सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो। कंजंक्शन जो है बेटा उसको हम ए जैसा लिखते हैं, एंड है ना, एंड, क्योंकि यहां पे वर्ड कौन सा यूज होता है, एंड, तो इसका सिंबल ऐसा है, ऐसा समझो है ना, याद रखने के लिए। तो कंजंक्शन मतलब एंड वर्ड यूज होता है और उसका सिंबल ए जैसा होता है, ए जैसा ही होता है। बीच वाली बस एक डंडी आपको हटानी है तो वो ए जैसा हो जाएगा। तो ये होता है सिंबलिक फॉर्म एंड इट इज रीड एज P कंजंक्शन Q, या फिर उसको हम P and Q ऐसा रीड करते हैं। त्याला कसं वाचायचं, P कंजंक्शन Q, किंवा कसं वाचणार, P and Q। आलं लक्षात। नेक्स्ट, नोट यहां पे क्या बेटा, अब ट्रूथ टेबल देखते हैं, उसके ऊपर ये नोट हम बाद में देखेंगे। देखो जैसे यार मेरे पास P और Q दो स्टेटमेंट है, राइट। 10वी मध्ये बघा आपण प्रोबॅबिलिटी मध्ये सॅम्पल स्पेस स्टडी केला होता। जर दोन कॉइन टॉस केले सर तर आपल्याला एक कॉइन टॉस केला तर आपल्याला ट्रू आणि फॉल्स मिळतं, दोनच पॉसिबिलिटी मिळतात। पण दोन कॉइन जर टॉस केले ना सर तो असे आपल्याला 4 पॉसिबिलिटी मिळतात है ना, या 4 पॉसिबिलिटी मिळतात है ना। हे एक कॉइन साठी आहे, हे आहे दोन कॉइन साठी, ठीक आहे। तर इथं आपण काय केलं होतं बेटा, 2 to the power n चा फॉर्म्युला वापरला होता टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करण्यासाठी। इथं पण तसंच आहे। मग जर दोन स्टेटमेंट असतील, दो स्टेटमेंट होंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे, बराबर। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, है ना। और ये चारों पॉसिबिलिटी कैसे लिखने हैं, बहुत सिंपल है। दो अगर स्टेटमेंट है तो 2 to the power 2 मतलब 4 पॉसिबिलिटी आएंगे, तो 4 है ना तो उसका हाफ करो। टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, त्याचा हाफ करा म्हणजे काय होईल, 2, म्हणजे दोन वेळेस ट्रू लिहा, दोन वेळेस फॉल्स लिहा। फिर से एक बार,
हाफ करो, 2 का हाफ 1 आएगा, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स लिखा। अब देखो कंजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल बेटा, उसका रूल क्या है कि उसको यार दोनों जब ट्रू होंगे ना उसी केस में वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। कंजंक्शन का कहना है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स रहा ना तो आंसर फॉल्स आएगा। देखो एक भी फॉल्स मिला, आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा। तो एक लाइन आपको यहां पे बस याद रखनी है, कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। देखो कंजंक्शन इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। जब दोनों P एंड Q ट्रू हो जाएंगे तभी हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। और एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो उसका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। यही एक लाइन आपको याद रखनी है और इसी से आपका पूरा ट्रुथ टेबल लर्न हो जाएगा। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला कनेक्टिव था बेटा। अब सेकंड कनेक्टिव क्या है, डिसजंक्शन। जैसा कंजंक्शन था त्याचा छोटा भाऊ डिसजंक्शन आहे। कंजंक्शन मध्ये वर्ड कोणता यूज होता, एंड इथं वर्ड कोणता यूज होणार आहे, और। बराबर, देखो टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे, एंड देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। इन अदर वर्ड्स P एंड Q टू स्टेटमेंट्स आहेत तर त्याला आपण P और Q असं म्हणू शकतो आणि यालाच आपण सिंबलिक फॉर्म मध्ये असं लिहितो। आता बघा कंजंक्शनचा सिंबल काय होता, ए सारखा, तर डिसजंक्शनचा सिंबल काय असेल त्याचा उलटा। ठीक आहे, बघा ये कंजंक्शन आहे तर छोटा भाऊ आहे ना, असं है ना, हाँ नेहमी उल्टाच वागणार तो है ना, छोटा भाई है, हमेशा उल्टा ही करेगा वो। उसको अगर बोलेंगे नहीं हे नको करून, नाही मग ते करूनच बघणार है ना, तो अशा असतात, नॉटी असतात है ना। सो डिसजंक्शन क्या है, कंजंक्शन का छोटा भाई है, तो उसका सिंबल उल्टा आएगा, जैसा कंजंक्शन है उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे डिसजंक्शन, याद रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें इसका ट्रुथ टेबल जो है बेटा, इसमें भी एक लाइन आपको याद रखनी है। ये तो आपको अभी पता है कि दो अगर स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटीज, और इनको कैसे लिखना है ये भी आपको पता है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, है ना। बट डिसजंक्शन में हमें पता है कि यार अगर दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, उल्टा। कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, ये एग्जैक्टली अपोजिट चलता है। तो ये क्या बोलता है, नहीं मेरा अलग रहेगा, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, एक भी अगर मुझे ट्रू मिलता है तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। वो क्या बोलता है, एक भी अगर मुझे फॉल्स मिलता है मैं फॉल्स हो जाऊंगा। तो एग्जैक्टली अपोजिट चलते हैं दोनों, है ना। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जब दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू। आया समझ में? जब दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स आंसर देगा, एक भी अगर उसको ट्रू मिलता है ना, एक भी ट्रू मिलता है तो ये ट्रू आंसर देगा। उसी केस में फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स हो। कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू तब ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, एक भी ट्रू आया तो ट्रू आंसर देगा। आया समझ में? तो यार कंजंक्शन और डिसजंक्शन दोनों के भी ट्रूथ टेबल्स आपके लर्न हो गए। यस, जल्दी बताएंगे, लर्न हो गए। चलो फिर आगे बढ़े। कंडीशनल देखो बेटा, अभी कंडीशनल तीसरा कनेक्टिव हमारा कंडीशनल है ना, और कंडीशनल को ही बोला जाता है इंप्लीकेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन, अगर स्टेटमेंट को हम इफ डॉट 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 देन है ना, ऐसे एक फ्रेज से कनेक्ट करेंगे, म्हणजे इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, देन आई विल गो टू स्कूल, इफ और देन से कनेक्ट किया है, बराबर। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन, जिसको इफ और देन से जोड़ा जाता है। तो देखो ये हो गया कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो यहां पे इफ देन, इफ पी देन क्यू ऐसा आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल बोलेंगे। और इसका सिंबलिक फॉर्म क्या होता है, देखो वन साइडेड एरो, वन साइडेड है ना, एकाच साइड जाणारा बाण है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, बट हमारे बुक में या फिर हम इसी को ज्यादातर यूज करते हैं, बट ये भी करेक्ट होता है ना। एंड इट इज रीड एज P इंप्लाइज Q, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, P इंप्लाइज Q पढ़ो, या फिर आपण त्याला पढूया इफ P देन Q, आपण त्याला कसं वाचणार, इफ P देन Q पण म्हणू शकतो आपण। आता याचा ट्रूथ टेबल बघा, एकदम सोपा आहे। इम्प्लिकेशनची कंडिशन काय माहिती का, इम्प्लिकेशन मध्ये असं म्हणणं आहे की पहिला ट्रू आणि दुसरा फॉल्स असेल
तरच फॉल्स. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स असेल तरच फॉल्स, नाही तर सगळीकडे ट्रू. बस एवढंच लक्षात ठेवायचं. पहिला ट्रू आणि दुसरा फॉल्स असेल तरच फॉल्स, बाकी सगळीकडं ट्रू. मग काही पण येऊ द्या, काही फरक पडत नाही आम्हाला, है ना. फक्त यार पहिला ट्रू आणि दुसरा जर फॉल्स झाला ना तर मग फॉल्स येणार. ठीक आहे, पहिला ट्रू आहे आणि दुसरा फॉल्स आहे तर मग फॉल्स होणार, है ना. म्हणजे पहिला म्हणजे हा, कारण इम्प्लिकेशन मध्ये डायरेक्शन महत्वाची बेटा. पी इम्प्लाइज क्यू आणि क्यू इम्प्लाइज पी वेगळं असतं. ठीक आहे, सो पी म्हणजे पहिला ट्रू आणि दुसरा फॉल्स तरच फॉल्स, बाकी सर्व केसेस मध्ये काय येणार, ट्रू येणार. तर यालाच आपण काय म्हणतो मग, इम्प्लिकेशन म्हणतो. आय होप क्लिअर. बघा इथं तेच लिहिलेलं आहे. इट इज फॉल्स ओनली इफ पी इज ट्रू अँड क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज इज ट्रू, है ना, अदरवाइज इट इज ट्रू. आता यामध्ये हा जो पहिला असतो याला एक नाव आहे बघा. हिअर पी इज कॉल्ड हायपोथेसिस ऑर अँटीसिडेंट. एवढं काही महत्वाचं नाहीये पण माहिती असायला पाहिजे. ठीक आहे, इम्प्लिकेशन मध्ये जे पहिलं स्टेटमेंट असतं त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो हायपोथेसिस किंवा अँटीसिडेंट. आणि जे दुसरं असतो त्याला आपण म्हणतो कॉन्सिक्वेन्स किंवा कन्क्लुजन. त्याला आपण काय म्हणतो, कॉन्सिक्वेन्स किंवा कन्क्लुजन आपण म्हणतो. जस्ट माहिती असावं म्हणून सांगतोय. ठीक आहे, याला आपण काय म्हणतो, कॉन्सिक्वेन्स किंवा कन्क्लुजन म्हणतो. आणि पहिल्याला अँटीसिडेंट किंवा हायपोथेसिस आपण म्हणतो. राईट, चला नेक्स्ट आहे बेटा. आता त्याचे वेगवेगळे फॉर्म बघा. आता पी इम्प्लिकेशन क्यू जो आहे त्याला वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तो मार्केटमध्ये आढळू शकतो, है ना. तर अचानक असं बघून घाबरायचं नाही की अरे आता हे काय, है ना. तर त्याचे वेगवेगळे रूप कोणते आहेत मार्केटमध्ये पसरलेले ते पण आपण बघून घेऊया. बघा, द फॉलोविंग आर ऑल्सो कंडिशनल स्टेटमेंट. पी इम्प्लाइज क्यू असं जर दिसलं, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, समजा हे इम्प्लिकेशनच आहे. क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, हा इम्प्लिकेशनच आहे. पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लिकेशनच आहे. क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, इम्प्लिकेशनच आहे. पी ओनली इफ क्यू, इम्प्लिकेशनच आहे. राईट, तो हे सर्व फॉर्म फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. असं कुठे तुम्हाला जर आढळलं ना फिरता फिरता तर समजून घ्या हे पण इम्प्लिकेशनच आहे. याचा अर्थ पण असाच होतो, पी इम्प्लिकेशन क्यू असाच होतो. राइट, चलो अब बाय कंडीशनल मतलब उसको हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन. बाय कंडीशनल को हम क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन हम बोलते हैं. राइट, चलो बाय कंडीशनल क्या होता है सर, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, है ना. अगर उसको इफ एंड ओनली इफ इन फ्रेज से जोड़ा जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल बोलते हैं. समजा पी आणि क्यू हे दोन स्टेटमेंट आपण घेतले तर पी इफ अँड ओनली इफ क्यू असं म्हणतो आपण. इफ अँड ओनली इफ एकदम जास्त जोर दिलेला आहे, इफ अँड ओनली इफ क्यू. ठीक आहे, तर याला आपण काय म्हणतो, बाय कंडिशनल. इट इज डिनोटेड बाय डबल साइडेड एरो. बघा दोन्ही साइडनी एरो चाललाय त्याला आपण काय म्हणतो मग, बाय कंडिशनल म्हणतो. आणि रीड कसं करणार, पी बाय कंडिशनल क्यू या फिर ऐसा रीड कर सकते हैं हम, P if and only if Q. कैसे रीड करेंगे, P बाय कंडीशनल Q या फिर बोलेंगे P if and only if Q. अब इसका ट्रूथ टेबल भी बड़ा ही सिंपल है. इसका ट्रूथ टेबल, इसका कहना क्या है कि अगर दोनों सेम रहे ना तो ही ट्रू आएगा, चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस दोनों सेम होनी चाहिए, है ना. अब देखो ट्रू ट्रू के केस में ट्रू आ रहा है सर, और फॉल्स फॉल्स के केस में भी ट्रू आ रहा है, बस उसको दोनों सेम चाहिए, है ना. दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स रहा ना तो आंसर फॉल्स आएगा. उसको बाय कंडीशनल को दोनों सेम चाहिए. राइट, तो चलो फटाफट यहां पे चारों ट्रूथ टेबल्स एक बार हम रिवाइज करते हैं. सबसे पहला कंजंक्शन, मेरे साथ रिवाइज करेंगे सब लोग. सबसे पहला कंजंक्शन, उसमें वर्ड क्या होता है, एंड. ठीक है, और उसको कैसे रीड किया जाता है, पी एंड क्यू, बराबर, या फिर पी कंजंक्शन क्यू. उसके ट्रूथ टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट, उसका ट्रूथ टेबल की कंडीशन क्या है, जब दोनों ट्रू तो ही ट्रू, मतलब इसके अलावा कुछ भी आया तो फॉल्स आएगा. अच्छा, अब आते डिजंक्शन. डिजंक्शन में वर्ड और आता है. ट्रूथ टेबल की कंडीशन क्या है, जब दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सारे केस में ट्रू आएगा. राइट, थर्ड है इंप्लीकेशन. इंप्लीकेशन में सिंगल साइडेड एरो. पी जो पहला स्टेटमेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट. सेकंड जो क्यू होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन. इसके ट्रूथ टेबल की सिंपल कंडीशन क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सरस फॉल्स, बाकी सर्व केसेस मध्ये ट्रू.
आता येऊ आपण बाय कंडिशनल किंवा डबल इम्प्लिकेशनवर. त्याचं काय म्हणणं आहे, त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट किंवा फ्रेज कोणता यूज होतो, इफ अँड ओनली इफ. तिकडे इम्प्लिकेशन मध्ये इफ आणि देन होतो, इथं काय इफ एंड ओनली इफ. और इसकी जो ट्रूथ टेबल है उसकी कंडीशन क्या है, जब दोनों सेम तो ही ट्रू, चाहे वो ट्रू ट्रू हो या फिर फॉल्स फॉल्स हो. जब सेम होंगे तो ही ट्रू, अदरवाइज ये आएगा फॉल्स. आया समझ में. चलो अब एक लास्ट कनेक्टिव वाक्य बेटा हमारा वो है निगेशन. निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, तो निगेशन क्या होता है देखो, for any given statement P, there is another statement which is defined to be true when P is false. म्हणजे अपोजिट है ना. जर मी म्हणतोय की हो, दुसरा म्हणतो नाही, झालं निगेशन है ना. तर बघा, इफ P is false, एखादा म्हणतोय की हे ट्रू आहे, तर दुसरा काय म्हणेल लगेच नाही तो फॉल्स आहे, म्हणजे एकमेकांचे काय निगेशन आहेत. ठीक आहे, तर समजा P आहे तर त्याचं निगेशन आपण असं लिहितो, P चं निगेशन आपण असं लिहिणार आहे ना. हा सिंबल तुम्हाला ओळखीचा वाटतोय है ना. सांगा बरं 9वी 10वी मध्ये हा कशाचा सिंबल होता पटकन सांगा. 9th 10th मध्ये कशाचा सिंबल होता हा. हा ज्यांना आठवलंय त्यांनी फटाफट याद आहे, इथे आपल्याला कमेंट बॉक्स मध्ये आन्सर लिहायचं आहे की 9th 10th मध्ये जॉमेट्री मध्ये आणखी थोडी हिंट दिली मी, हा सिंबल कशासाठी वापरला जात होता. हा पण तो तिकडे वेगळा, याचा अर्थ वेगळा आहे. ठीक आहे, इथं निगेशन आहे, सिंबल सेम आहे पण निगेशन आहे. तर बघा, निगेशन मध्ये एकच स्टेटमेंट असतं पी, मग पॉसिबिलिटी काय येणार, दोनच, ट्रू किंवा फॉल्स. आणि निगेशन पी म्हणजे काय, हा तर ओरिजिनल स्टेटमेंट आहे. निगेशन पी म्हणजे उलट, ट्रूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्सचं निगेशन ट्रू. खत्म. ठीक है, अब देखो, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ. ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन जर केलं तर काय होईल, ओरिजिनल स्टेटमेंटच आपल्याला मिळणार. हे तर आपलं मायनस मायनस प्लस सारखं झालं मग, है ना. बघा, मायनस ऑफ -2 काय येईल सर, +2 येईल ना. मग त्याच टाईपचं झालंय. निगेशन ऑफ निगेशन जर घेतलं तर काय येणार आहे आपलं, ओरिजिनल स्टेटमेंट म्हणजे पी येणार आहे. राइट. तो 5 कनेक्टिव हमने यहाँ पे पढ़ लिए बेटा. सबसे पहला था कंजंक्शन, दूसरा था डिजंक्शन, तीसरा होता कंडीशनल, चौथा होता बाय कंडीशनल आणि पांचवा आहे निगेशन. राइट. सारे के सारे यहाँ पे कनेक्टिव्स आपके दिमाग में छप गए क्या, जल्दी बताएंगे यस और नो. कमेंट बॉक्स एकदम पूरे कमेंट से भरना चाहिए, यस नो जो भी है आपका आंसर कमेंट बॉक्स को भर दो. अब आगे के कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के हम करते हैं. हमने कनेक्टिव्स पढ़ लिए, अब थोड़ा सा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. अब हमें इनको सिंबॉलिकली लिखना है. कैसे लिखेंगे देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिळनाडू. नागपूर महाराष्ट्र मध्ये आहे आणि चेन्नई तमिळनाडू मध्ये आहे. याला आपल्याला सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहायचे. कैसे लिखेंगे देखो, लेट, इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेट. इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं ना, कौन से कनेक्टिव ने जोड़ा इसको, एंड ने, है ना. तो एंड को हटाओ और 2 स्टेटमेंट अलग अलग करो. तो पी में क्या आएगा बेटा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. क्या आएगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. नागपुर इज इन महाराष्ट्र. और क्यू में क्या आएगा बेटा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु. क्या आएगा, चेन्नई इज इन तमिळनाडू. तर याला कनेक्ट कोने केलं बेटा, एंड ने. एंड मतलब क्या होता है, कंजंक्शन होता है. राइट. तो सिंबलिक फॉर्म यहां पे हम क्या लिखेंगे देखो, अभी सिंबलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म आएगा बेटा पी एंड क्यू. आया समझ में. पी मतलब क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू मतलब होता है चेन्नई इज इन तमिलनाडु. चेन्नई इज इन तमिलनाडु, बट यहां पे उनको कनेक्ट कर रहा है और वो है हमारा कंजंक्शन, वो है हमारा कंजंक्शन. तो इसलिए हमने इसका सिंबलिक फॉर्म क्या लिख दिया, पी एंड क्यू, या फिर पी कंजंक्शन क्यू, आप ऐसा बोल सकते हैं. चलो फटाफट सेकेंड. तो एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ. तो पहले कनेक्टिव आपको पहचानना बेटा, इफ एंड ओनली इफ. बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये बाय कंडीशनल है. ठीक है, तो बताओ पी क्या आएगा फिर. पी यहां पे क्या होगा, पी म्हणजे पहला पार्ट. एंगल इज अ राइट एंगल, तो यहां पे लिखेंगे बेटा द एंगल इज राइट एंगल.
आणि क्यू मध्ये हे सोडून द्यायचं, कनेक्टिव्ह नाही वापरायचं. जेव्हा आपण सेंटेंस सेपरेट करतो तेव्हा कनेक्टिव्हचं काही काम नसतं. इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. तर सिंबलिक फॉर्म काय येणार मग सर? सिंबलिक फॉर्म सोपा आहे. मग बघा आता सिंबलिक फॉर्म इथं काय येणार, सिंबॉलिक फॉर्म आहे इथे P बाय कंडिशनल क्यू, P बाय कंडिशनल क्यू, राइट, P बाय कंडिशनल क्यू, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है. अच्छा अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑप्ट्यूस. म्हणजे अँगल हा ऍक्यूट पण नाही आणि ऑप्ट्यूस पण नाही. हे स्टेटमेंट जर तुमच्या लक्षात येत नसेल ना तर मदर टंगचा फायदा घ्या आपल्या. ते काय म्हणतोय, अँगल ऍक्यूट पण नाही आणि ऑप्ट्यूस पण नाही, दोन्ही पण नाही. ठीक आहे, मग इथे मी काय करतो, लेट पी लिहिताना लिहितो अँगल इज ऍक्यूट, अँगल इज ऍक्यूट, आणि दुसरं लिहितो बेटा अँगल इज ऑप्ट्यूस. दुसरं काय लिहिलं, अँगल इज ऑप्ट्यूस. आता मी तर दोन्ही पॉझिटिव्ह सेंटेन्स लिहिले, दोन्ही पॉझिटिव्ह लिहिले ना, पण त्यांचं म्हणणं आहे की ऍक्यूट पण नाही आणि ऑप्ट्यूस पण नाहीये. म्हणजे आपण काय करणार त्याला मग निगेशन घेणार. ठीक आहे, काय करणार, निगेशन घेणार. बघा मग सिंबॉलिक फॉर्म काय येईल, सिंबॉलिक फॉर्म ऍक्यूट पण नाही मीन्स निगेशन पी. ऍक्यूट लिहिले मी पण तो म्हणतो अँगल इज नीदर ऍक्यूट, म्हणजे ऍक्यूट नाही आणि म्हणजे एंड ऑप्ट्यूस पण नाही, मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा, एंड आएगा. ठीक है, तो इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखो, नीदर नॉर जब भी आता है, नीदर नॉर जब भी आएगा तब हमें यूज करना है कंजंक्शन, और ईदर और जब भी आता है, ईदर और के केस में हम क्या यूज करेंगे, डिसजंक्शन. आया समझ में? तो कंफ्यूजन यहां पे करके लेना ही नहीं है. जब नीदर नॉर वाला सेंटेंस आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तब हम यूज करेंगे कंजंक्शन, और ईदर और वाला आएगा तो हम यूज करेंगे डिसजंक्शन. क्या यूज करेंगे, डिसजंक्शन. समजते का वरून जाते, टँजंट बनतोय का सेकंड बनतोय, काय होतंय सांगा. टँजंट आहे की सेकंड आहे, सेकंड असायला पाहिजे ना, टँजंट तर नसायला पाहिजे. अब देखो बेटा, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबलिकली. अब ये फटाफट मैं आपको इसके आंसर्स लिख के देता हूं. अभी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है पता है बेटा, ऐसे पी क्यू अलग करो. अब डायरेक्ट आंसर, इफ एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी देन, तो देखो इफ को हटाओ है ना, इफ को हटाओ, देन को हटाओ, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट अलग करते हैं तब इफ देन नहीं लिखते है ना. तो मैं आपको पूरे हिंट दे देता हूं ना. पी में क्या आएगा बेटा, दिस इज पार्ट पी, और क्यू में क्या आएगा, दिस इज पार्ट क्यू. तो आप लिखेंगे लेट पी, पी के अंदर ये आएगा और क्यू के अंदर ये आएगा. तो सिंबलिक फॉर्म क्या आएगा बेटा, इफ और पी है तो ये होगा सिंबलिक फॉर्म, है ना. इसको बस अच्छे से लिखना है जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है. हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट. तो अब क्या करेंगे, यहां पे कनेक्टिव को पहले हटाओ, इफ एंड ओनली इफ है ना, इसको हटाओ. तो पी में क्या आएगा फिर, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये पी हो जाएगा. सी रन्स फास्ट, ये हो जाएगा क्यू. तो यहां पे बाय कंडीशनल है बेटा, तो बाय कंडीशनल में ये ऐसा आएगा. डबल साइडेड एरो होता है. x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, x इज नॉट इरेशनल नंबर है ना. तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे x इज नॉट इरेशनल नंबर जो है, यहां तक का पार्ट आप p बोल सकते हैं. ठीक है, स्क्वायर ऑफ, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर है ना, इट इज यहां पे इट इज थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा के वर्ड्स लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ इंटीजर तो क्या स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर ऐसा लिखो है ना, थोड़ा बहुत चलेगा वहां पे. बट लगा है यहां पे, बट लगा है मतलब क्या होगा फिर, P एंड Q है ना. अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमारे डाइजेस्ट में या फिर रेफरेंस बुक में इसका आंसर तो नेगेशन P एंड Q दिया है, आप इसको P एंड Q कैसे क्या बोल रहे हैं, आपने तो गलत लिखा. फिर नहीं, मैं आपको बोलता हूं कि कौन से केस में नेगेशन P एंड Q आएगा. मैंने यहां पे इस पूरे स्टेटमेंट को P कंसिडर किया है. आपके डाइजेस्ट में या फिर कहीं पे भी आपने अगर देखा होगा तो उसका आंसर नेगेशन P एंड Q तब आएगा, मतलब वो भी सही है,
बट वो डिपेंड करता है ना आपने P किसको लिया और Q किसको लिया। तो अब मैं बोलता हूं आपको वो कब आएगा। अगर मैंने यहाँ पे P में x इज इरेशनल नंबर लिया, नॉट को इंक्लूड किया ही नहीं, P में x इज इरेशनल नंबर लिखा होगा, वहां पे देख लो बेटा। जिन लोगों को लग रहा है ना कि मैंने गलत लिख के दिया था, तो अभी आप चेक कर लो बेटा, आपका नेगेशन P एंड Q आंसर इस केस में आएगा। उन्होंने नॉट हटाया है, P जब डिफाइन किया था तब उन्होंने वहां पे नॉट नहीं लिया था, ठीक है। और Q में क्या लिया उन्होंने, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो अब सिंबलिक फॉर्म आएगा बेटा आपका नेगेशन P एंड Q, इस केस में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट मेथड है बेटा, अल्टरनेट है ना, दोनों में से अल्टरनेट मेथड, तो कोई भी करो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, गलत नहीं होगा बेटा। क्योंकि आपने यहाँ पे P में मैंने पूरा बोला था आपको, पूरा लिखना है, P में नॉट भी लिखना है, तब यहाँ पे नॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि P में ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड है और यहाँ पे मैंने नॉट लिखा नहीं था, इसलिए यहाँ पे नॉट दिखेगा। आया समझ में? तो दोनों भी करेक्ट है, राइट। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने सिंबलिक फॉर्म तक तो किया ही है, तो वहां तक तो करना ही है, प्लस यहां पे हमें ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। मतलब अब हमारा ट्रुथ टेबल का यूज स्टार्ट हो गया है ना, यहां से हमें ट्रुथ टेबल का यूज करना है बेटा। तो देखो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, तो लेट P है ना, एक मैं करके दिखाता हूं, क्या लिखेंगे, 4 इज ऑड, क्या लिखेंगे बेटा, 4 इज ऑड, और Q के अंदर क्या लिखेंगे, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। और सिंबलिक फॉर्म का येईल मग सिंबलिक फॉर्म येईल इथे, और आहे ना म्हणजे P और Q। मग याची ट्रुथ व्हॅल्यू काय येईल बघा आता, ट्रुथ व्हॅल्यू एकदम सोपं आहे। ट्रुथ व्हॅल्यू काय येते बघा, 4 इज ऑड, ट्रू आहे का फॉल्स आहे, 4 कुठं ऑड नंबर आहे यार, 4 तर इवन नंबर असतो, मग ठीक आहे फॉल्स करून टाकायला। और 1 इज प्राइम, 1 प्राइम आहे, काही जणांना वाटत असेल 1 प्राइम आहे, बट 1 प्राइम नाहीये, ठीक आहे। सो 1 इज प्राइम हे पण फॉल्स। मग आता डिसजंक्शन मध्ये जेव्हा दोन्ही फॉल्स असतात तेव्हाच फॉल्स येतं, बाकी सर्व केसेस मध्ये ट्रू। मग इथं दोन्ही फॉल्स आहेत ना, आणि हे डिसजंक्शन आहे, म्हणजे आन्सर काय येणार, फॉल्स येणार। काय येणार आन्सर, फॉल्स येणार सर आन्सर। ओके बेटा, आता सेकंड बघा काय म्हणतो, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। अब इन्होंने पहले ही एक नेगेटिव लगा दिया यहां पे, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इसको कंसिडर करके P बोलना है या फिर इसको हटा के P बोलना है। इट इज नॉट ट्रू दैट ये निगेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, आपके ऊपर। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको नॉट इंक्लूड करके P लिखना है तो फिर निगेशन इधर नहीं आएगा, अगर नॉट इंक्लूड नहीं करना है तो फिर इधर निगेशन आएगा, है ना। तो सेम केस यहां पे भी चलेगा, ये निगेशन इंडिकेट कर रहा है, मतलब नॉट लगाया ना उसने। तो अब मैं यहां पे अगर P ऐसा लिखता हूं, लेट P मला असं लिहायचं, समजा लेट P, एकच स्टेटमेंट इथं, 5 - 3i इज अ रियल नंबर। मी P असा लिहिला, मग याचा सिंबलिक फॉर्म मध्ये मला निगेशन लावावं लागेल, कारण त्यांनी निगेटिव्ह दिलेलं आहे। तो सिंबलिक फॉर्म काय येईल बघा, सिंबलिक फॉर्म इसका आएगा निगेशन P। अगर ये सिंबलिक फॉर्म है तो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी फिर, ट्रुथ वैल्यू। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा देखो, 5 - 3i क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, तो 5 - 3i रियल नंबर है, नहीं ये रियल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो P की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा, फॉल्स है, P की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये निगेशन फॉल्स, तो निगेशन फॉल्स क्या आएगा फिर, ट्रू आएगा। और अब देखो इट इज नॉट ट्रू दैट, उन्होंने पहले बोला था कि ये सच नहीं है कि 5 - 3i एक रियल नंबर है, तो वो तो सच बोल रहे थे, फिर ट्रू है ना उनका। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ये सच नहीं है कि ये रियल नंबर है, तो ये ट्रू है, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा भी क्या आया, ट्रू आया। मैंने यहां पे बस इतने पार्ट को पी लिया था और इतने पार्ट का मैंने ट्रूथ वैल्यू देखा, तो ये तो फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स है, बट ये निगेशन इसको लगेगा ना, उन्होंने निगेशन लगा के दिया है, तो फॉल्स का निगेशन फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। चलो अब 3 × 5 is 8 and
नहीं, एंड नहीं, इफ देन है ना, इफ देन है। अभी मैं आपको फटाफट यहां पे बता देता हूं। इफ देन लगा है, इसके वजह से यहां पे इसका सिंबलिक फॉर्म क्या आएगा, P इंप्लाइज Q आएगा। P किसको लेना है बेटा, अब थोड़ा थोड़ा हिंट देके छोड़ रहा हूं मैं, आप इसको लिख सकते हैं बेटा ना। ये P होगा तो ये क्या होगा, ये Q होगा सर, और इसका सिंबलिक फॉर्म ये आएगा। 3 इंटू 5 इक्वल टू 8, ये तो फॉल्स है यार। 3 इंटू 5 कहां 8 होता है। इंप्लीकेशन ये भी गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, दोनों भी फॉल्स है। और इंप्लीकेशन में हमें एक ही चीज पता है सर, पहिला ट्रू और दूसरा फॉल्स असेल तरच फॉल्स येतो, बाकी सर्व केसेस मध्ये ट्रू येतो, म्हणजे इथे ट्रूच येणार मग। यस, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ, इसको हटा दो। इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, ये अगर कनेक्टिव का काम कर रहा है तो हमारा P क्या होगा, फिर हमारा P यहां पे हो जाएगा, हमारा P यहां पे हो जाएगा मिल्क इज व्हाइट। क्या होगा, मिल्क इज व्हाइट, और स्काई इज ब्लू इज अ क्यू, राइट। तो सिंबलिक फॉर्म क्या होगा फिर, P बाय कंडीशनल Q। अब देखना है मिल्क इज व्हाइट, मिल्क सच में व्हाइट होता है व्हाइट ही होता है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड स्काई इज ब्लू, हाँ, तो बाय कंडीशन में दोनों जब सेम होते हैं तो आंसर ट्रू आता है। हो गया, फिर आया समझ में, समझ में आ रहा है कि जल्दी बताएंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, पी और क्यू आपको अगर कहीं पे दिखे तो उसको पकड़ पकड़ के ट्रू पुट करो, एंड आर एस अगर दिखता है तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे। देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखो ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये P और Q एंड R, उन्होंने क्या बोला है, जहां पे आपको P दिख रहा है, P और Q दिख रहा है, वहां पे आप ट्रू पुट करो। चलो P के जगह पे ट्रू, एंड Q के जगह पे भी ट्रू, एंड R के जगह पे फॉल्स। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होता है ना। ट्रू एंड फॉल्स कंजंक्शन, कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स आया यहां पे। अब फिर से कंजंक्शन, फिर से कंजंक्शन, नहीं यहां पे मैंने सिंबल गलत किया है ना, ये और था, मैंने यहां पे एंड लगा दिया, तो ये ट्रू और, ठीक है, तो यहां पे भी और आएगा ना, तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होते उसी केस में फॉल्स आता है, बाकी सारे केस में ट्रू आएगा, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, राइट। चलो अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, बस वही करना है, नेगेशन का नेगेशन बाहर ही रहेगा, देन नेगेशन P एंड R है, और S इंप्लीकेशन नेगेशन Q है, बाय कंडीशनल P एंड R है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे P और Q के जगह पे ट्रू, R और जगह पे, R और S के जगह पे फॉल्स, तो जहां पे S दिख रहा है मैं फटाफट पकड़ के फॉल्स पुट कर रहा हूं, PQ के लिए ट्रू पुट कर रहा हूं, तो यहां पे P ट्रू है, R फॉल्स है, दैट इज इक्वलेंट टू नेगेशन। नेगेशन ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है, फॉल्स इंप्लीकेशन नेगेशन ट्रू फॉल्स होगा, ब्रैकेट क्लोज, और ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है सर, है ना, क्योंकि कंजंक्शन में एक भी अगर फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आएगा, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स आता है, क्योंकि डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होते तो ही फॉल्स आता है, तो फॉल्स हो गया। और ये इंप्लीकेशन में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, बाकी सारे केस में ट्रू, तो यहां पे ट्रू आएगा, ब्रैकेट बंद, बाय कंडीशनल, है ना। ये निगेशन जो लगा है सिर्फ इसी को लगा हुआ है, यहां तक, है ना, तो यहां तक ही निगेशन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू, ट्रू आएगा, और ये फॉल्स, बट ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स, फाइनल आंसर क्या आएगा, बाय कंडीशनल में जब सेम होता है तो आंसर ट्रू आता है, तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू, फाइनल आंसर विल बी ट्रू। आया समझ में, एकदम इजी पीजी, सोप्पा सोप्पा, खूप सोप्पा, है ना। चलो आता हा क्वेश्चन बघा, है ना, आणि आय थिंक हा तुमचा एक्सरसाइज 1.1 चा शेवटचा क्वेश्चन आहे बघा। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग।
आता काही आपल्याला स्टेटमेंट दिलेले आहे, त्यांचं निगेशन लिहायचंय मला. निगेशन म्हणजे फक्त आपल्याला नॉट लावायचा आहे, जास्त विचार नाही करायचा है ना, फक्त नॉट लावायचा. तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश म्हणजे काय? तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश झाला आपला आन्सर. तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. निगेशन झालं ना कम्प्लीट. नॉट असेल तर नॉट काढून टाकायचं, नसेल तर नॉट लावून टाकायचं, बरोबर. सो इथे नॉट होतं, मी काढून टाकलं, म्हणजे निगेशन काय येणार? 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन. ओके सर. रूट 2 इज अ रॅशनल नंबर, तो रूट 2 इज नॉट अ रॅशनल नंबर. दिस इज माय निगेशन. पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागॉन, इज नॉट अ पेंटागॉन है ना, इज नॉट अ पेंटागॉन. 7 + 3 इज ग्रेटर दॅन 5. इथे 2 पॉसिबिलिटी येणार. कशा बघा, हे जे ग्रेटर दॅन आहे ना बेटा, त्याला मी नॉट ग्रेटर दॅन असं लिहू शकतो, किंवा त्यालाच मी ग्रेटर दॅनचं निगेशन करायचं असेल तर त्याला मी लेस दॅन ऑर इक्वल टू करू शकतो. आता काही लोक म्हणतील सर ग्रेटर दॅनचं निगेशन लेस दॅन येईल ना, नाही, तो इक्वल टू पण असू शकतो, बरोबर. त्यामुळे इक्वल टू पण केलं मी, ग्रेटर दॅनचं निगेशन लेस दॅन ऑर इक्वल टू केलं. किंवा जर जास्त डोकं नसेल लावायचं ना, त्याला फक्त कट मारा ना, झाला आन्सर. याला फक्त कट मारा है ना, तसंच ठेवा, फक्त कट करा. म्हणजे ते नाही पाहिजे आम्हाला. ते नाही पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे? मग काय पाहिजे तर हेच येणार ना. ग्रेटर दॅन आहे तर लेस दॅन येईल किंवा इक्वल टू येईल. या दोघांपैकी कुठलंही चालेल, दोन्ही करेक्ट आहेत. ठीक आहे, आलं लक्षात. तर आपली एक्सरसाइज 1.1 इथे संपलेली आहे आणि आय होप सर्वांना एकदम चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल, एकदम क्रिस्टल क्लिअर झाला असेल. कमेंट बॉक्स मध्ये फटाफट लिहायचंय की जर सर्वांना समजतंय तो क्रिस्टल क्लियर हा वर्ड आपल्याला लिहायचा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा. अब आता है अपना अगला पार्ट है ना. अगले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है ना. थोडंसं पाणी पिऊन घेतो बघा. स्टेटमेंट पैटर्न एकदा वाचून घ्या. स्टेटमेंट पॅटर्न म्हणजे काय असतं बघा. आपण स्टेटमेंटला डिनोट करण्यासाठी स्मॉल लेटर्सचा यूज करतो, हे मी ऑलरेडी सांगितलंय है ना. जसं की PQRS वगैरे वगैरे ना, ये स्मॉल लेटर्सचा यूज करतो आपण. सो लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स है ना. ते जे लेटर्स आहेत जे आपण स्टेटमेंटला डिनोट करण्यासाठी वापरतो त्यांना आपण काय म्हणतो बेटा? स्टेटमेंट लेटर्स म्हणतो, बरोबर. आता बघा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स अँड कनेक्टिव्स. ठीक आहे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स अँड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पॅटर्न. त्यालाच आपण काय म्हणतो बघा? स्टेटमेंट पॅटर्न म्हणतो. म्हणजे आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचे कोणाचं? स्टेटमेंट लेटर्सचं आणि कनेक्टिव्सचं, दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय होतं? स्टेटमेंट पॅटर्न तयार होतो. जसं की बघा, स्टेटमेंट पॅटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हा इथे एक त्याला सिनोनिम आहे. स्टेटमेंट पॅटर्नचा सिनोनिम काय आहे? प्रपोजिशन. हे लक्षात ठेवा फक्त ना. कधी कधी तुम्हाला रेफरन्स बुक मध्ये मिळू शकतं हा वर्ड. प्रपोजिशन म्हणजेच स्टेटमेंट पॅटर्न असतं, एकच असतं ते ना. आता बघा, स्टेटमेंट पॅटर्न म्हणजे हे असं. P आणि Q दोन स्टेटमेंट लेटर्स आहेत, त्यांच्यामध्ये मी काय वापरलं इथे? कशाचा यूज केलेला आहे? इम्प्लिकेशनचा, म्हणजे एक कनेक्टिव्ह आला. या दोघांच्या मध्ये एक कनेक्टिव्ह आला, इथं पण एक दोन कनेक्टिव्ह आहे, तर काही फरक पडत नाही है ना. स्टेटमेंट्स आणि कनेक्टिव्हचं प्रॉपर कॉम्बिनेशन यालाच आपण म्हणतो स्टेटमेंट पॅटर्न. आलं लक्षात? यालाच आपण काय म्हणतो? स्टेटमेंट पॅटर्न. तर हा झाला आपला स्टेटमेंट पॅटर्न है ना. आणि इथे जे स्टेटमेंट असतात त्याला आपण काय म्हणतो? प्राइम कंपोनेंट. स्टेटमेंट